राहु अगर लग्न में आ जाए किसी के तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आदमी बड़ा सोच सकता है, बड़ा कर सकता है। हमने कैसे जज किया कि कलयुग में जो ये टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन है और बहुत बड़े लेवल पे है, विस्तार हो रहा है जिसका, ये इसका प्लैनेट राहु है। राहु मान लीजिए मंगल में बैठा हुआ है, पहला घर काल पुरुष का एरीज, हाँ जी, मंगल हाँ है। जी, सातवां घर शुक्र। जी। अगर शुक्र मंगल दोनों एक साथ कहीं बैठ जाते हैं, वो आदमी विल एटलीस्ट बी 100x of what he is। सैटर्न राहु जब साथ होता है तो इट इज लाइक एन एक्सप्लोजन, इट इज एक्सप्लोसिव। क्या अच्छा है या बुरा है? मंगल और राहु अगर एक साथ हो पत्री को बहुत स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि राहु एक हाथी है और मंगल उस पर महावत है, उस पर बैठ जाता है। तो एक हाथी के ऊपर कोई मंगल बैठ जाए तो वो दिशा दशा दोनों दिखा देता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, राहु पे जितनी बात की जाए ना उतनी कम ही लगती है। आप सोच रहे होंगे आज हिला जी फिर से राहु के ऊपर ही पॉडकास्ट लेकर आ गई हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि राहु पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। कलयुग में राहु बहुत एक्टिव प्लैनेट है। आप जो कुछ भी अपने पास टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इवन ये कैमरा, ये एआई, सब कुछ राहु है। राहु वो प्लैनेट है जो सिर्फ अकेला एक प्लैनेट है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। राहु की आज हम उन प्लेसमेंट्स पे बात करेंगे जिसमें नक्षत्र शामिल हैं, कि नक्षत्र कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं राहु के पोजीशनिंग को, उसकी पावर को। साथ ही जो लोग राहु के नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ देखते हैं, वो क्या कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। हम राहु और यम के नेक्सस पे भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ आज के जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनकी पूरी बुक है राहु के ऊपर, राहु की मिस्ट्रीज़ के ऊपर। और मैंने जब ये बुक देखी तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं राहु की इन्हीं मिस्ट्रीज़ पर उनसे आज बात करती हूँ और आप तक भी पहुँचाते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर का। सर, राहु बड़ा मिस्टीरियस प्लैनेट है, हम हर किसी से सुनते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि भाई इतनी मिस्ट्री क्यों है राहु के साथ जुड़ी हुई? इला जी, राहु इज अ प्लैनेट जिसकी कोई शेप नहीं है। इट इज़ अ पॉइंट, बट वो पॉइंट बनता इतना पावरफुल है दैट हमारी जो स्टोरी है स्वर भानु, स्वर, हाँ, वो लेके जा रहे थे उसको, तो थोड़ा सा एक बूंद गिर गया था, वो नक्षत्र जो जिस राक्षस ने ले लिया था उसके मुंह पे चला गया था, तो वो उसके अंदर शक्ति आ गई है। ही हैज़ ऑल दी शक्तिज कि वो मतलब उसने वो नेक्टर जो था वो लिया, मतलब वो जो बूंद था, तो वो राहु है। तो फिर उसको गला काट दिया विष्णु जी ने, तो ऊपर पार्ट नीचे पार्ट के। बट ये एक सिंबॉलिज्म है टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ राहु, कि राहु क्या है। आपके अंदर जो राहु केतु, आप ये समझिए यहाँ तक जो है ये राहु है, इसके नीचे केतु है। सो आपका सब चीज़ तो यहीं से होती है। सो दैट देयरफॉर राहु बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट टुडे। एंड हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में जो जितना मैंने रिसर्च करी है, राहु इज़ अ कार्मिक प्लैनेट, और हमारे बहुत सारे कर्मास को डिसाइड राहु करता है। राहु एंड केतु, केतु से साथ में रहता है। और शनि को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, शनि जो है उसके दो एजेंट जिसे हम कह सकते हैं वो है राहु एंड केतु। अच्छा। और शनि इन दोनों एजेंट्स को सुनकर फैसला देता है। तो इवन योर कार्मिक डेस्टिनी किस तरफ जाएगी वो राहु पे बेस्ड है। एंड इन टुडेज कलयुग अगर आप राहु देखिए तो राहु जो है वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है बड़ा सोच, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग से सोचना, बड़ा सोचना, कॉन्स्पिरेसीज करना नहीं, कॉन्स्पिरेसीज को देखना कि आदमी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये राहु डिसाइड करता है। जितना टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारी आयनाइज्ड लेयर जो है स्पेक्ट्रम की, जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन चल रहा है और जो हम लोग भी बैठे बात कर रहे हैं, ये राहु की देन है। सो राहु, फिर जितना भी मटेरियलिज्म इसके थ्रू आता है, दैट इज राहु। राहु हैज़ नो रूल्स, उसके रूल्स नहीं है। इट डज नॉट लुक इनटू रूल्स। इट इज़ हमें जो करना है हम करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे, वो जो हमारे लिए ठीक है। ये राहु की प्रवृत्ति होती है।
इट इज़ बेसिकली आप हैं, केमिकल रिएक्शन है। जी। तो वो राहु भी एक उसके अंदर एक तत्व है। हम्म। अब वो तत्व आपके अंदर कितना ज़्यादा है, कितना कम है, किसके साथ बैठा है, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। जी। जैसे हम राहु लग्न को ले लें, लग्न जी। में, जी। तो राहु लग्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु अगर लग्न में आ जाए किसी के, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आदमी बड़ा सोच सकता है, बड़ा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, ऐसी चीज़ें सोचता है जो किसी और ने ना सोचा हो। ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, क्षमता होती है। मगर राहु का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि राहु को एनर्जी दूसरे प्लैनेट्स के थ्रू मिलती है। तो अगर राहु है लग्न में है, तो लग्न हमारा, हम राजा है, जो राजा जो होता है वो लग्न को बोलते हैं। और उसके सातवां घर, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसका सातवां घर मिनिस्टर का घर होता है। तो किसी के घर में राहु है और उसके पूरक जो प्लैनेट्स हैं वो सातवें घर में शुक्र है, मंगल है, शनि है, तो ये राहु को अपने अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। और आप देखिए, अगर राहु है लग्नेश और सातवें घर में उसके दोस्त प्लैनेट्स जो कि उसी की तरह के प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि बेसिकली शुक्र शनि, जो दो ये जो प्लैनेट्स है, ये राहु के परम मित्र हैं। और सबसे बड़ा मित्र है बुध। तो ये तीन, बुध भी राहु जैसे ही है, छोटा प्लैनेट है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राहु जैसे ही है। तो ये तीन प्लैनेट्स अगर उसके ऑपोजिट बैठे हैं, वो आदमी लखपति, करोड़पति, पॉलिटिक्स जिसमें भी होगा, ही विल राइज। सो राहु इज अ प्लैनेट जो कि हमें आज के कलयुग में सब कुछ देने की क्षमता रखता है, और राहु को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इवन इन रिलेशनशिप राहु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर थोड़ा सा एक बार एस्ट्रोलॉजी के ना बेस में जाते हैं। ऋषि पाराशर ने ये साइंस दिया है, जेमिनाई ऋषि का भी है, दोनों का अलग अलग वर्जन है। मैं पाराशर पे ही बात करूंगी। बिल्कुल। तो तब तो जिस वक्त एस्ट्रोलॉजी आई हम सभी के सामने, जिस वक्त बताया गया ऋषि पाराशर के द्वारा, उस वक्त तो ना तो एआई था, ना ये कैमरा थे। तो हमने कैसे जज किया कि कलयुग में जो ये टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन है और बहुत बड़े लेवल पे है, विस्तार हो रहा है जिसका, ये इसका प्लैनेट राहु है, ये जज कैसे किया गया? एक एग्जाम्पल समझाते हैं, हम जैसे बात भी करते हैं, पहले ऋषि मुनि होते थे। जी। ठीक है। राहु जो होता है वो एक तरह का ब्लास्ट है, और केतु जो होता है एक तरह का चिंतन है। तो जब हमारे पास सदियों पहले भी, राजाओं के टाइम में भी, आपने देखा कि रावण था, वो पुष्पक विमान में आ रहा था, या अर्जुन ने लड़ाई करी, उसने तीर चलाया, तीर मुड़ गया, ब्रह्मास्त्र था। तो अगर हम, अब एक तरफ दुनिया चलेगी तो दुनिया खत्म भी होती है, देयर इज अ सर्कल व्हिच हैज टू हैपन। तो ये नहीं था कि टेक्नोलॉजी उस टाइम भी नहीं थी, ऑल दिस टेक्नोलॉजी वाज देयर एट दैट टाइम आल्सो, एंड दैट वाज राहु। सो ये कहना कि राहु का कोई अस्तित्व कभी नहीं था, तो ये तो गलत है। तो राहु किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार हमेशा था। और जैसे कि पहले था कि एक आदमी इधर खड़े हुए हैं भगवान, और वो दूसरी जगह अवतरित हो जाते थे। लोग कहते थे ना, मैं खड़ा हूँ, एकदम भगवान थे और उधर आ गए। तो अब जिस तरह क्वांटम फिजिक्स डेवलप कर रही है, जो कि मैंने बहुत पढ़ा है, क्वांटम फिजिक्स मैंने बहुत अध्ययन करा है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि आप यहाँ पर हैं, शायद आपको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, आपके सेल्स का वो हो जाएगा, एंड यू विल बी देयर इन योर फॉर्म एट सम अदर प्लेस। ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये होने वाला है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 50 ईयर्स, 60 ईयर्स मैक्सिमम। तो उसको हम लोग कहते थे भगवान ने सोचा कि मैं उधर चला जाऊँ, मैं चला गया। इट वॉज नॉट दैट। वो तो जब प्रलय हो गई, खत्म हो गए, कुछ लोग बचे, उन्होंने लिखना शुरू करा। तो जो उनको याद है, जैसे आप भी स्कूल में होंगे तो आपको बाबा बाबा ब्लैक शिप जरूर याद होगा, मगर उसके बाद आपने बहुत सारी पोएम्स सीखी होंगी, वो आप भूल जाएंगी, अभी भी भूल गई होंगे कि दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी पोएम सीखी थी। हाँ, बाबा बाबा ब्लैक शिप याद है। तो जो अब उसके बाद जो रहे होंगे लोग, तो उन्होंने वही बाबा बाबा ब्लैक शिप लिख दिया होगा कि भाई ये चीज़ें उस टाइम थी, कि उसे मारा, तीर उसको मुड़ा दिया, हम मोड़ नहीं सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये कहना कि राहु नहीं था, दैट वाज रॉन्ग। राहु वाज ऑलवेज देयर। सर राहु के जो नक्षत्र होते, 3 नक्षत्र मिले हैं राहु, इनकी क्या वैल्यू होती है? और ये हमारे अगर बर्थ का नक्षत्र है, मतलब अगर किसी ने जन्म ही राहु के नक्षत्र में लिया हुआ, तो ये कुछ प्रभाव डालेगा हमारी लाइफ पे, या ये बस सिर्फ एक पॉइंट है? नहीं, देखिए, राहु के राशि लॉर्ड्स हैं, वो है मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस। ये 3 उसके राशि लॉर्ड्स हैं, जहाँ अपने
तीनों नक्षत्र हैं आद्र, स्वाति और शतभिषा। ये 3 नक्षत्र हैं राहु के, और इनके लॉर्ड्स इन खानों में पड़ते हैं। अब राहु ने जिस आदमी ने जन्म लिया है, तो देखिए जिस आदमी का ये एक बहुत सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में कि बैलेंस ऑफ दशा में आदमी पैदा होता है, कि ये बैलेंस की दशा में पैदा हुआ है। जी। तो उससे मैं एटलीस्ट पिछले कर्म, पिछले जन्म में ये क्या था, उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वो उस दशा में गुजर रहा था। उस दशा से गुजर के उसने दूसरा जन्म लेकर एक पर्टिकुलर रूप में चुना है, उसके अंदर गया है, तो वो दशा में था। तो वो राहु के प्लेसमेंट से, अगर राहु उसके प्लैनेट में उधर वेल प्लेस्ड है, तो उसकी हॉरोस्कोप वो एलिवेट कर देगा। मगर उन्हीं एस्पेक्ट्स में जो राहु सिग्निफाई करता है, जैसे कि कोई राहु की दशा में पैदा हुआ और उसका राहु दशम घर में है, तो इसके अंदर पहले भी वो कोई मतलब ही हैड प्रेस्टीज था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास सोच थी, उसके बाद लोग मतलब आगे पीछे थे, मतलब ही वाज हैविंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन व्हेन ही डाइड, यू नो। उसके बाद इसने अब दूसरा जन्म लिया है, तो राहु की थोड़ी दशा बची हुई है जी। तो वो जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके अंदर प्रेवलेंट होंगे। आपके दशा में मान लीजिए कोई प्लैनेट नीच का है, आपने उस बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुए हैं, तो मेरा कहना यह कि वो आदमी बुरे कर्म करके ही इसकी डेथ हुई है और उस बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुआ है। तो उसकी जो पूरी हॉरोस्कोप, चाहे बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे प्लेस्ड हो, मगर नींव जो होगी वो स्ट्रांग नहीं होगी। तो अगर लोगों को देखना हो कि राहु का क्या प्रभाव है, अगर वो शतभिषा, स्वाति या आद्रा में पैदा हुए हैं, तो वो अपनी महादशा चेक करे बर्थ के टाइम। बर्थ में हर आदमी इसमें नहीं पैदा, बर्थ के टाइम में बैलेंस ऑफ दशा होती है। जब आदमी पैदा होता है तो एक दशा में पैदा होता है, तो वो दशा कुछ चली गई होती है और कुछ बची होती है। तो उस दशा से पता लगता है, और पत्री में कौन सा प्लैनेट कहाँ है, कि वो कितना, उसमें कितना मूल रूप से उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितना प्रभाव है, और किस तरह के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने बताया कि राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, स्वाति, आद्रा, ये 3 फॉल होते हैं बुध के, शुक्र के और शनि, यानी कि 3rd, 6th एंड 11th। 3rd, 7th, 11th में फॉल होते हैं। तो अगर कोई शतभिषा में पैदा हुआ है तो वो बुध की राशि में हुआ? नहीं, जो आद्रा में पैदा हुआ है उसकी राशि बुध होगी। जो स्वाति में पैदा हुआ है उसका लिब्रा होगा, और जो शतभिषा में पैदा हुआ है वो एक्वेरियस या कुंभ राशि का होगा। तो इनमें उसकी एनर्जी रहेगी। बेसिकली यू आर ऑल्सो, आप एक एनर्जी बॉल है, हमारे सामने बैठे एक छोटी एनर्जी है, ह्यूज एनर्जी, यू नो, लाइक सन का एक पार्टिकल कैन प्रोड्यूस लाइट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कैन मेक बॉम्ब्स। तो आप भी उसी के कण हैं, हम लोग भी उसी का कण है, नीचे आते आते उसी के कण है। तो वो राहु की एनर्जी उसके अंदर होगी। कैसे होते हैं ऐसे लोग? जो लोग जैसे राहु के जो लोग प्लैनेट से पैदा होंगे, अब तीनों नक्षत्र में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जो आद्रा में पैदा होगा उसका ये होगा कि मैं अपने लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और वो बड़ा आदमी किस तरह बनना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, ये इसके होंगे जो मेन जो होंगे। जो स्वाति में पैदा होगा उसका होगा बिजनेस करो, 7th हाउस, रिलेशनशिप, ये करो वो करो। ना लिब्रा राशि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो शतभिषा में पैदा होते हैं वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं। बहुत सारे शतभिषा डॉक्टर्स एक्सेट्रा का जो होगा उसके अंदर वो तत्व ज़्यादा होगा। तो राहु बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, मगर इन नक्षत्रों से या किस प्लैनेट के साथ है उसको मॉडिफाई कर देता है। कोई राहु का आदमी होगा, फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में अच्छा हो जाता है, कोई बिजनेस में अच्छा हो जाता है, कोई आपका डॉक्टर या टेक्नोलॉजी या साइंटिस्ट में अच्छा हो जाता है। तो इन सब के लिए राहु बहुत ज़रूरी है। जी। राहु को कुंडली में कैसे देखें सर? कैसे देखें से मेरा मतलब ये है कि सबको पता है कि उनका कौन से हाउस में किस राशि में बैठा है, लेकिन अगर ये जज करना हो कि मेरा राहु सही जगह पे बैठा है या नहीं बैठा है, क्या इम्पैक्ट दे रहा है, वो कैसे देखें? देखिए, राहु सही गलत कुछ नहीं है। 2-3 जगह हम ले लेते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल जगह होते हैं। 1-2 अच्छे घर जो होते हैं, केंद्र त्रिकोण होते हैं, और 6ठा 8वां 12वां लोग कहते हैं खराब होता है। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा। राहु बाई इटसेल्फ इन लग्न मेक्स अ पर्सन थिंक बिग, मगर राहु अकेला कुछ नहीं करता है। अब राहु के साथ अगर शुक्र बैठ गया तो आदमी चतुर भी होगा, चालाक भी होगा। अगर औरत होगी तो खूबसूरत बहुत होगी। खूबसूरत मे नॉट बी इन द सेंस ऑफ खूबसूरत, बट उसकी
आएगी तो शी विल हैव एन इम्पैक्ट। शुक्र राहु साथ हो, बोलने में अच्छा होगा, ग्लैमर में अच्छा होगा, सौंदर्य अच्छा, शुक्र जिन चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, शुक्र आपका ऑर्नामेंट्स, ग्लैमर वर्ल्ड, अच्छे कपड़े का अच्छे शौकीन कपड़े, होगा। जितनी भी चीज़ें, ये सब शुक्र मैग्नीफाई करता है। शुक्र ऑल्सो रिलेट्स टू मनी इन फाइनेंस, शुक्र ऑल्सो रिलेट्स टू बिजनेस। तो जिसका शुक्र राहु लग्न में बैठ गया, वो समझ लीजिए इन चीज़ों में, फाइनेंस में, बिजनेस में, अपने आप को दिखाने में बहुत अच्छा होगा, चालाक भी होगा, मगर चतुर भी होगा, ठीक है। ये सब, इन सब चीज़ों से बड़ा आदमी बन भी सकता है, बनेगा। मगर दूसरा उसका ये होगा, जब शुक्र राहु के साथ होता है तो शुक्र हमारी मैरिड लाइफ का भी कारक होता है, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का भी कारक होता है, हमारी मतलब किस तरह हम व्यवहार करते हैं उसका कारक होता है। शुक्र होता है वो 3 बॉलों से खेलता है। आप हर आदमी ना 3 बॉलों से, तो वो आदमी उस टाइप का होगा। तो ये चीज़ें उसकी नेगेटिव हो जाएंगी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, रिलेशनशिप्स में कहेगा नहीं, आई डोंट बिलीव, एक रिलेशनशिप क्या होता, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ें, देखते हैं, लेट मी एंजॉय लाइफ, लेट मी एंजॉय माई सेल्फ। So these things will be the negative side. If you see, I mean, nothing is negative, positive. Don't take me wrong. Disclaimer. Nothing is wrong, nothing is right. But ये चीज़ें उसकी खराब हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ें जैसे कि हैं पैसा, आगे बढ़ना, बिजनेस करना, फाइनेंस करना, ये इसका स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा जी। आप किसी भी पत्री में शुक्र राहु देख लीजिए, अगर अच्छी जगह प्लेस हो, लग्नेश, पंचमेश, नवेश, 9 में, या किसी भी केंद्र स्थान में प्लेस हो। अब हम आते हैं शुक्र राहु 12वें घर में हो जी। तो खैर शुक्र 12वें घर में भी बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो धन, ऐश्वर्य, सोम रस, जितना भी अपना, जितने रस हैं, कृष्ण भगवान ने भी कहा ना 7 रस हैं, तो ये प्लैनेट्स भी सब 7 रस होते हैं। तो एक रस जो होता है, जो शुक्र का होता है, वो सोम का होता है, ब्यूटी का होता है। तो और राहु उसके साथ है, तो वो बढ़ाता है। शुक्र राहु मगर 12वें घर में जो आदमी होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपेंडिचर्स जो करेगा, खर्चे, वो इन चीज़ों में ज़्यादा करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, खर्चे, मगर इन चीज़ों में, ब्यूटी, इन लव, इन रिलेशनशिप्स, इन ट्रैवलिंग, इन एक्सप्लोरिंग, इन सेक्स, प्लेजर ऑफ बेड, ये चीज़ ज़्यादा होंगे। अब ये अच्छी है कि खराब है, ये आप पे जज करना है। मगर शुक्र राहु जब 12वें घर में होगा, तो आदमी ओवरसीज में पैसा कमाएगा, अच्छा चीज़ों से डील करेगा, प्रोडक्ट से, जिनको कि हमने टीन को सोना बना के दिखाते हैं। किसी चीज़ को आप अच्छा बना दीजिए, शुक्र बन जाता है। अच्छा। तो किसी चीज़ को आपने सजा दिया, कपड़ा जुपिटर होता है, मगर सिला हुआ कपड़ा शुक्र होता है। तो गारमेंट इंडस्ट्री, बाहर जाना, बाहर के लोगों से बात करना, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र राहु बहुत अच्छा होगा। ओके सर, एक सवाल यहाँ पर ये है, अगर हम शुक्र राहु की प्लेसमेंट 12वें हाउस में बात कर रहे हैं, तो काल पुरुष की कुंडली में 12वां हाउस मिला हुआ है पाइसेस राशि को, तो ओरिजिनली हम वहीं से एक बार चेक करते हैं। तो क्या ऐसा मैंने सुना है ऐसा कि शुक्र 12वें हाउस में अगर बृहस्पति की राशि में है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता? नहीं, शुक्र, बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है, अगर जो किसी को ज़्यादा, दोनों गुरु हैं जी, ये बड़ा एक लोग सोचते हैं बृहस्पति शुक्र बहुत दुश्मनी है, राइट, बहुत सोचते हैं, दोनों गुरु हैं। जब भी शुक्र 12वें घर में होता है, अगर वो, बल्कि शुक्र 12वें घर में हो और अगर वो बिल्कुल आखिरी नक्षत्र में हो आपके, तो वो आपके बुद्धि को बुद्धा बना देता है, इतना स्ट्रांग होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो दैट इज द पावर ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष। और मोक्ष किस तरीके मिलती है, जब आपको हर चीज़ एंजॉय करके आपको लगता है अब ये बेकार है, सब वैराग। तो इस तरह हमें इसीलिए कहते हैं कि 12वां घर मोक्ष का भी घर है। तो बुद्धि को बुद्धा बनने की भी शक्ति उसी के अंदर। और मैं भी काल पुरुष से बात कर रहा हूँ, तो जुपिटर जो है वो शुक्र, जुपिटर तत्व शुक्र के अंदर आ गया, कुछ भी, कोई भी चीज़ कुछ खराब नहीं होगी। जुपिटर का तत्व शुक्र में आ गया। अगर शुक्र खाली 12वें घर में अकेला पड़ा है तो अलग रिजल्ट्स देगा, मगर शुक्र, आपने, हम बात कर रहे थे शुक्र और राहु की। राहु को जुपिटर नहीं पसंद है। हाँ। राहु को गुरु की जितनी चीज़ें, जो गुरु है कि भाई स्ट्रक्चर से चलो, विजडम करो, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से करो, है ना, वो उसको नहीं पसंद है। ही डजंट लाइक ऑल दैट। ही विल बी लाइक, किसी का नाम ले, एलन मस्क ले लो, डोनाल्ड, किसी का नाम ले लो, दे आर डिफरेंट, कुछ ऐसा करेंगे जो अलग करेंगे, अनऑर्थोडॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, तो शुक्र राहु है अलग। शुक्र खाली अगर 12वें घर में बहुत अच्छा है, और अगर रेवती नक्षत्र में हो गया
आखिरी नक्षत्र जो है, जो मरकुरी का नक्षत्र है, तो आपके 3 प्लैनेट्स कंबाइन कर गया, शुक्र, मरकरी का एनर्जी, क्योंकि अब आपकी इसी तरह आपको समझा दें, आपको जो आपके क्वेश्चन थे, समझिए रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र का मालिक जो है वो मरकुरी है, उस पर्टिकुलर डिग्री का जो प्लान मालिक है वो मरकुरी है। लॉर्ड ऑफ दैट होल हाउस इज जुपिटर, जो आपने बोला काल पुरुष, और शुक्र, शुक्र तत्व है। तो शुक्र का तत्व मिल गया, गुरु मिल गया और बुध मिल गया, बुध इंटेलिजेंस। तो आपको 2 गुरु मिल गए और उसके अंदर इंटेलिजेंस मिल गई, ठीक है। तब जब ये 3 चीज़ें कंबाइन कर जाती हैं रेवती नक्षत्र में और 12वें घर में हो, तो वो आदमी के अंदर जितनी चीज़ें लोग बोलते हैं 12वें घर में नहीं होंगे, वो अपनी बुद्धि से फिलोसफर बनेगा, यू नो सम ही विल, उसकी बुद्धि बुद्धा बन जाती है, वो बुद्धा की तरफ देखने लगता है। तो ये तीनों प्लैनेट्स अच्छे हो गए, दोनों गुरु और उसके साथ बुध। बुध जो है वो फिर इंटेलिजेंस है, वो समझा देता है, ऐसे ऐसे बताता है, विजडम, इंटेलिजेंस एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड, विजडम, इंटेलिजेंस तीनों मिल गए तो आप स्पिरिचुअलिटी में चल जाते हैं। तो इस तरह देखना चाहिए। तो ये जो कहना है ना कि यहाँ इस घर में ये खराब है, इस घर, नहीं, कोई प्लैनेट किसी घर में खराब नहीं है, ये एनर्जीज़ हैं और वो एनर्जीज़ आपके अंदर किस तरह वो मैट्रिक्स बनाती हैं, उससे आप रिएक्ट करते हैं। राइट। राहु 2 एलिमेंट्स को डील करता है, मतलब प्रभाव करता है, एक तो लाइव, एक जो नॉन लाइव है। तो ये इसका क्या मतलब है? नॉन लाइव चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। नॉन लाइव इज टेक्नोलॉजी, नॉन लाइव इज पैसा, नॉन लाइव इज रिलेशनशिप्स विदाउट एनी सैंटिटी टू देम, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कि भाई तुम मेरे साथ शादी कर ली तो तुम मेरे साथ रहोगे पूरे टाइम, ये वो जो रूल्स होते हैं। राहु इज डजंट लाइक ऑल, यू नो, दोज आर द लाइव एस्पेक्ट्स, उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। बट नॉन लाइफ चीज़ जो छू नहीं सकते, जो फील, जिसमें इमोशंस का होते हैं, उनका मालिक राहु होता है। तो बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा एक्टर, इन सब में राहु का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़े बन सकते हैं। क्योंकि आजकल के कलयुग में भगवान तो नहीं है पैसा, बट पैसा भगवान के थोड़े नीचे ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो वो पैसा कमाने की शक्ति तभी होती जब आप कुछ अलग के करेंगे, नहीं तो हम नौकरी करते रहिए आप। अगर राहु प्रबल है तो आदमी कहेगा जो इसमें कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ ये भी ढूंढते हैं, कुछ जो भी। सो राहु इज गुड फॉर दीज नॉन लाइफ थिंग्स, नॉट फॉर सोसाइटी, रूल्स, विजडम। जैसे आप कहते हैं विजडम, हमारे सेंट ने लिखा ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो राहु नहीं मानता। राहु इसका प्रबल होगा, वो रात में ज़्यादा काम करेगा, उसको नींद कम आएगी, वो कहेगा रात ही में काम करने में मजा आता है, वो प्रबल राहु है। जिसका गुरु प्रबल होगा वो कहेगा हमें 9:30-10 बजे सो जाना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, हमें एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। राहु प्रबल होगा वो कहेगा एक्सरसाइज योगा नहीं, कोई दवाई ढूंढते हैं यार जिससे कुछ हमारा ना ये कुछ हमारे मसल्स वसल्स बन जाए, ठीक हो जाए। सो दैट इज द सटल डिफरेंस। सो इट इज़ गुड फॉर नॉन लाइफ थिंग्स, नॉट गुड फॉर लाइफ थिंग्स। ये कैसे देखें सर कि हमारी कुंडली क्या राहु लीड कर रहा है? क्या राहु लीड कर सकता है कुंडली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर राहु आपके मित्र प्लैनेट्स के साथ बैठ गया अपने, उसके 2 खास मित्र हैं, शुक्र और बुध। अच्छा, बुध। ये दोनों उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और तीसरा दोस्त है शनि। तो इन 3 प्लैनेट्स का अगर समागम हो गया तो वो समझ लीजिए आदमी राहु प्रधान आदमी है और राहु से मदद भी होगी उसको। ओके, ठीक है। अब इस प्लैनेट में ये नहीं कि यह प्लैनेट हो तो पृथ्वी में एकदम राहु जैसा बन जाएगा। अगर गुरु स्ट्रांग हो तो गुरु क्या करता है, आपकी जो सामने का परसेप्शन है आपके बारे में वो बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा। आपके लोग नमस्कार भी करेंगे, आप बहुत बड़े आदमी हैं, वो जो पीपल डोंट नो व्हाट यू आर, आई मीन जो एक आगे का परसेप्शन अच्छा कर देगा। तो ऐसे ही लोग आज की तारीख में देश काल पात्र के हिसाब से बड़े आदमी हैं। दे आर द बिग पीपल ऑफ टुडे इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। राहु शनि इज वेरी पावरफुल फॉर टेक्नोलॉजी। राहु शुक्र इज वेरी पावरफुल फॉर फाइनेंस एंड पार्टनरशिप, शो वर्ल्ड। एंड राहु मर्करी इज एक्सलेंट फॉर, ये आपका जो पेपर वर्क होता है आजकल, जैसे आप मनी को किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह डेरिवेटिव्स बनाते हैं, किस तरह आपको बिजनेस करना है तो कैसे पैसे लें, किस तरह आप IPO लाएं, किस तरह आप
क्या करें, किस तरह स्ट्रक्चर करें, एंटरप्रेन्योरशिप। फाइनेंस को कैसे स्ट्रक्चर करें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग जिसे कहते ओके हैं, ओके ओके। किस तरह कौन सा पैसा कैसे लें, क्या करें, तो उसके लिए अच्छा। चाहे किसी घर में हो, मान लीजिए मरकरी राहु आपके 8वें घर में हो, तो वो बताएगा किस तरह पैसा, दूसरे तरह का पैसा इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके अपने बिजनेस में लगाओ और बढ़ाओ। स्पेक्यूलेशन कैसे करो, उसमें आपको बहुत अच्छा बना देगा। सो दीज आर 3 गुड प्लैनेट्स विच आर देयर। सूर्य चंद्र जो है वो राहु के इतने मित्र नहीं है कि उन्हीं के कारण ग्रहण आता है, मगर मेरा कहना ये है कि सूर्य और राहु भी खराब नहीं करेगा। राहु सूर्य को एक प्रबल शक्ति देखता है कि हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमें राजा बनना है, हुक और क्रुक कैसे भी। भी राजा बनना। चंद्रमा राहु जब साथ होता है तो वो आदमियों को, उसके साथ मान लीजिए गुरु साथ में आ गया, तो ये जो बड़े बड़े आजकल के जैसे बहुत ऋषि बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, बहुत तो जो अच्छे वक्ता हैं, मान लीजिए मून मरकरी राहु साथ में है, तो मून जो होता है इमोशंस देता है, मरकरी वाक शक्ति देता है, तो इमोशंस और वाक शक्ति को राहु यूज करता है इन अ पर्टिकुलर वे टू बिकम, आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा योगी है, देखो कितना, he will have the capability to attract masses, because mass, Rahu is also mass, attract masses by his vak shakti and chaturai. हो सकता है वो योगी सिद्धि नाम है, अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज आई एम टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन कर रहे ये हैं। हम किसी ये नहीं किसी पर्टिकुलर सेक्ट या पर्टिकुलर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राइट। तो वो आदमी इस तरह बड़ा आदमी बन जाएगा। सो इट डिपेंड्स हाउ दिस कॉम्बिनेशन इज देयर, बट इट विल नॉट बी गुड फॉर हिज मदर, इट विल नॉट बी गुड फॉर हिज बहन। अंदर से जैसे हमारा बैठ के डिस्कस करें किसी के बारे में, तो वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होगा, मतलब आजकल के सोसाइटी के हिसाब से, या जो हमारा जो हमको पढ़ाया जाता है सब, तो हमको राहु को हर घर में अपना रिजल्ट देगा, अलग तरीके से देगा। जितने भी स्मगलर्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, राहु इज द कारक ऑफ ड्रग्स, राहु इज द कारक ऑफ फाइनेंस, राहु इज द कारक फॉर आर्म्स, एम्यूनेशंस, इन सब की जो स्मगलिंग करते हैं, क्या करोड़पति अरबपति नहीं है वो, तो it will give you, even in the wrong houses it will give you results, but then you will be seen as a wrong person. सर मैंने ऐसा सुना है, ये सिर्फ मैंने सुना है, देखिए मेरा कोई एक्सपीरियंस या मैंने कोई ऐसी कुंडली या केस नहीं देखा है जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर दिहाड़ी मजदूर है या रिक्शे वाला है या 100-200 रुपए की दिन की कमाई कर रहा है, वो करोड़पति बन जाए। लोग बहुत दावे करते हैं कि कुंडली में अगर राजयोग है या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है और दशा अच्छी लग गई, गोचर भी आ गया, तो ये पॉसिबल है। आपकी नज़र में ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। जैसे हम लोग राहु केतु की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला राहु और केतु की लॉर्डशिप्स देखिए कौन है। अगर राहु का जो लॉर्ड है जहाँ बैठा है 1 2 कालपुरुषी ले लीजिए, राहु मान लीजिए मंगल में बैठा हुआ है, पहला घर कालपुरुष का एरीज, मंगल है, 7वां घर शुक्र है। अगर शुक्र मंगल दोनों एक साथ कहीं बैठ जाते हैं, वो आदमी विल एटलीस्ट बी 100x ऑफ व्हाट ही इज, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स, जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, दोनों एक साथ आ गए हैं, शुक्र और मंगल। मतलब राहु का लॉर्ड, मतलब एरीज में जैसे पहले आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है, काल पुरुष की आपकी कुंडली है जी, पहला घर आपका एरीज होगा, उसके अंदर मेष होगा, तो राहु वहां बैठा हुआ है, तो उस घर का लॉर्ड मंगल हो गया। हाँ। उसके सामने केतु है, हाँ जी, वो 7th में हो जाएगा जी, उसका लॉर्ड शुक्र हो गया जी। तो अगर ये दोनों शुक्र और मंगल, इन दोनों के लॉर्ड्स अगर साथ बैठ जाएं, और आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखिएगा, बहुत कम मिलेंगी, मगर जो मिलेंगी वो आदमी विल राइज ट्रेमेंडसली। और अगर इन दोनों की दशा आ गई मंगल शुक्र की, तो जो आप कह रहे हैं ना, करोड़पति बन सकता है। मतलब अगर इन दोनों की लाइफ में दशा आ गई, दशा नहीं भी आई तो भी बड़ा आदमी बनेगा वो। अगर वो रिक्शा चला रहा है तो 4-5 ट्रक का, बसों का ड्राइवर, बसों का मालिक बन जाएगा, अगर वो दशा नहीं आ रही है। मगर अगर शुक्र या मंगल, जो राहु केतु के डिपॉजिटर लॉर्ड्स हैं, उनकी दशा आ गई, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। ओके, तो यहाँ पे दर्शक जो हैं वो अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु और केतु किस राशि में बैठे हैं, किस राशि बैठे हैं, उस राशि के लॉर्ड क्या साथ आ गए? साथ आ गए, हाँ बिल्कुल साथ आ गए। मेरे को लिख के आपके साथ आ गए और उनकी दशा आ गई, 100% विल राइज इन लाइफ। नहीं भी आई तो भी बड़ा आदमी बनेगा। और ये केंद्र या त्रिकोण में बैठेंगे तो बहुत अच्छे हैं, 6ठे 8वें 12वें बैठेंगे तो थोड़ा
पुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो 7वें से 12वां होता है, सब जो भी 9वें से फॉर्च्यून, थोड़ा ये छठे 8वें 12 के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। लग्नेश से हर प्लैनेट, हर घर अपने से 12वें में खराब होता है। तो 12वां अगर लग्न से खराब हो गया तो आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी। छठा 7वें से 12वां हो गया तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। 8वां 9वें से हो गया तो फॉर्च्यून उसको, तो थोड़ा सा देर हो जाएगा, बट देन ऑल्सो ही विल राइज। अगर यही राहु केतु के लॉर्ड्स आपस में षष्टक अष्टक बन के बैठ गए 6-8, तो वो आदमी को सत्यानाश करेगा। इट विल बी नेगेटिव, चाहे कितनी और प्लैनेट्स कितने अच्छे बैठे हो, इट विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। षष्ठेश कैसे देखते हैं? षष्टक अष्टक जैसे आप मान लीजिए राहु है आपका, हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं शुक्र मंगल का, है ना। पहले घर का है, काल पुरुष का लॉर्ड है मंगल, उसका शुक्र है। तो मान लीजिए आपका मंगल और शुक्र, आपका मंगल 12वें घर में आ गया, 12वें, और शुक्र जो है वो अपने घर में स्वग्रही 7वें घर में बैठा, तो एक दूसरे से 6th 8th हो जाएंगे। अच्छा, एक दूसरे से गिनेंगे आप तो 6th 8th, so when the 6th 8th relationship comes it will destroy a person also। बहुत चीजों में उसके लाइफ में मतलब he will not be able to come up in life। सर सैटर्न के साथ राहु केतु को आप कैसे देखते हैं? देखिए सैटर्न जो है इसके 2 एजेंट्स हैं और इसके दोनों एजेंट्स हैं राहु केतु। सैटर्न जो डिसीजन लेता है इन दोनों प्लैनेट्स की दलीलें सोच सुन के लेता है। अच्छा, ये आप समझिए, दिस इज आपको संक्षिप्त में, दैट इज हाउ इट डिसाइड्स। सो इवन माय थिंग इज दैट इवन इन ट्रांजिट्स में देखता हूँ, और अगर मैं ट्रांजिट में देखता हूँ कि भाई राहु बहुत वेल प्लेस्ड है और सैटर्न नहीं इतना अच्छा है आदमी का, तभी वो टाइम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जो राहु दलीलें पेश कर रहा है वो बहुत बढ़िया पेश कर रहा है, तो उससे फर्क पड़ेगा। यू नो, इट्स लाइक दिस। राहु इज आउटसाइड, केतु इज इनसाइड। केतु क्योंकि नीचे धड़ है तो ये थोड़ा इरेशनल है। कुछ लोग कहते हैं केतु आपको सात्विक बना देता है, ये, मगर केतु क्योंकि ऊपर का सर नहीं है, रैशनल पार्ट इज राहु, द इरेशनल पार्ट इज केतु। तो द इरेशनल पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ योर्स जो कि बिना देखे आपको जो चीजें बताता है, जो चीजें आपके सामने पेश करता है, दैट इज केतु। तो केतु सेपरेटिव है, काटता है, तोड़ता है, हटाता है। केतु इसीलिए कहते हैं मोक्ष का प्लैनेट भी कहते हैं, उसको ध्वज भी बोलते हैं, क्योंकि जब आदमी बहुत ऊंचे पहुंच जाता है तो हम कहते हैं वो ध्वज हो गया, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू टू सी। आजकल के परिप्रेक्ष्य में केतु कोई 10वां घर में लोग कहते हैं केतु 10वां घर में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रोफेशन से हटाएगा, तो यू विल नॉट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी राहु एंड केतु विद एस्पेक्ट टू सैटर्न। राहु केतु को लेकर आप सैटर्न के बारे में हाउ इट मूव्स यू कैन प्रेडिक्ट अ लॉट। कैसे सर, थोड़ा सा अगर एग्जांपल से? जैसे एग्जांपल में सैटर्न ट्रांजिट करते हैं, राहु केतु ट्रांजिट होते हैं, ठीक है। तो इन द ट्रांजिट्स, इन एनी ट्रांजिट, व्हेनेवर सैटर्न आपका मान लीजिए आप जैसा बहुत वीक है और राहु आपका बहुत स्ट्रांग है जी, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो 18 महीने जो ट्रांजिट होंगे राहु के वो बहुत अच्छे होंगे। सैटर्न राहु जब साथ होता है तो इट इज लाइक एन एक्सप्लोजन, इट इज एक्सप्लोसिव, it explodes in technology, it explodes in your karmas, in your thinking, क्योंकि सैटर्न itself is a planet जो कि बहुत शक्ति वाला प्लैनेट है। उसके साथ जब राहु आ जाता है तो इट कॉजेज एन एक्सप्लोजन। क्या अच्छा है या ये बुरा है? सैटर्न राहु में साथ आने का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन और जो चीज़ें मतलब आपको जो कार्य करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर सैटर्न राहु जब साथ आता है तो लड़ाइयाँ भी करवा सकता है, आपको बीमारियाँ भी बढ़ा सकता है, ये सब चीज़ें भी साथ साथ होंगी। ये तो आप सर मंडेन बता रहे हैं। जब ये सैटर्न और राहु के ट्रांजिट होंगे तो पर्टिकुलर कुंडली में क्या फर्क पड़ेगा? कुंडली में पर्टिकुलर पड़ा उसको आप तब तो फिर थोड़ा कुंडली आप ऐसे तो स्नैपशॉट नहीं होगा, आपसे उसका राशि देखना पड़ेगी, राशि देखनी पड़ेगी, है ना, लग्न देखना पड़ेगा, दोनों देखकर आप रिजल्ट बता सकते हैं। जी जी। तो हर राशि का इसमें अलग रिजल्ट होगा, होगा। मगर ये पक्का है हाँ, कि जिनकी मीन राशि है जी, उनके लिए समय कठिन कठिन है।
ये बात पक्की है। चाहे मीन राशि और लग्नेश अगर मीन हो, मतलब लग्न मीन हो, लग्न मीन है तब भी फर्क पड़ेगा, तब भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि चंद्र जो होता है वो आपके जो किस तरह आप कार्य करेगा उसके अंदर आपको एनर्जी पैदा करता है। ये कार्य करने चलो मैं इसको मार देता हूँ झापड़, या मैं इसको डांट देता हूँ, या इसको प्यार कर लेता हूँ, वो सब आपका चंद्र आपसे इमोशन जो है वो करता है। और जो एक्चुअल एक्शन जो होता है उसका रिजल्ट है वो हम लग्न से देखते हैं। जी। तो मतलब लग्न की पीसेस वाले जिनकी होंगी, जिनकी मीन होगा, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है बहुत मुश्किल होने मुश्किल वाला हो है। गया। नो मैटर कि उनका शनि कहीं भी प्लेस नो हो। मैटर कहीं भी प्लेस्ड। और राहु का ट्रांजिट जो होगा वो कुंभ राशि के लिए टफ होगा। राहु कुंभ राशि के टफ। तो ऐसा क्यों होता है सर कि जो राहु और शनि के ट्रांजिट होते हैं ये टफ ही होते हैं? नहीं, टफ नहीं होता है। राहु का ट्रांजिट सब जगह 3, 6, 11 तो बहुत अच्छा है। 3, 6, 11। हाँ, 1, 5, 9 भी बहुत अच्छा है। बट सब जगह अच्छा है एक्सेप्टिंग एट 1 or 2 प्लेसेस वेर इट विल बी नॉट गुड। अच्छा नहीं होगा, जैसे कि आपका 8वें घर का राहु वो अच्छा नहीं होगा, या आपके 5वें घर का राहु नहीं अच्छा होगा। 2-3 घरों में राहु अच्छा नहीं होगा, बट वो भी अगर आपका पत्री में प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं और राहु को सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा होगा। अन्य मान्यता लोग ये है कि मंगल और राहु खराब होते हैं। मेरे हिसाब से मंगल राहु बहुत अच्छा है। मंगल और राहु अगर एक साथ हो पत्री को बहुत स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि राहु एक हाथी है और मंगल उस पर महावत है, उस पर बैठ जाता है। तो एक हाथी के ऊपर कोई मंगल बैठ जाए तो वो दिशा दशा दोनों दिखा देता है। तो मंगल राहु जिनके साथ हैं वो मतलब लोग कहते हैं बहुत खराब है, मगर खराब नहीं है। मगर उसी मंगल राहु के साथ शनि आ जाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अगेन इन लाइव एंड नॉन लाइव जो जो चीज़ें हम छू सकते हैं और जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हम फैमिली, इमोशन, रिलेशनशिप ये महसूस करने में रखते हैं, और जो पैसा, वैभव, आप लोग के सामने जा रहे हैं, गाड़ी वगैरह ये चीज़ें ये हम नॉन लाइफ, तो ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। सर थोड़ी नक्षत्रों की बात करते हैं, क्योंकि हम जनरली जब भी प्रेडिक्शन करते हैं या अपनी कुंडली ही अगर देखते हैं या दिखवाते हैं तो हम राशि, हाउस एंड प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट की बात करते हैं। नक्षत्र कैसे मैटर करते हैं? हमने जब डिवाइड करा अपने उसको 360 डिग्री में, देन वी हैव डिवाइडेड उसको अलग अलग, फिर हर घर को 30 डिग्री में डिवाइड करा, 13.3 पॉइंट। तो उसको हम लोगों ने फिर एवरी 13 डिग्री इज द नक्षत्र विच इज देयर। जो जैसे कोई भी थे आपका चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र में आ गया जी। तो उसके अंदर केतु का प्रभाव जरूर आ जाएगा। ओके। तो उसको जैसे उसकी एनर्जी आ जाएगी। और जिसको अगर हम नक्षत्र ना भी देखते हो तो अब नवांश देखिए। नवांश जो है वो मोटा मोटा नक्षत्र ही का प्लेसमेंट बता देता है। ओके। जो नवांश हम पत्री में कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो नक्षत्र ही का आपको उसी का रूपरेखा है। तभी हम लोग कहते हैं लग्न की पत्री, लग्न D1 चार्ट जिसे कहते हैं, जन्म पत्री के साथ नवांश जरूर देखना चाहिए। तो नवांश से आपको वही आइडिया किस नक्षत्र में है वो बता देगा, वही बताता है बेसिकली जो चार्ट होती है। तो सर अगर राहु को हमें देखना हो तो कैसे देखें? राहु किस नक्षत्र में है वो देखें, और फिर उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है वो देखें? वो देखें, वो जरूर देखना चाहिए। वो क्यों देखना चाहिए? वो कलर हो जाए। अगर मान लीजिए राहु गुरु के नक्षत्र में आ गया, जी। हाँ, राहु जो अपने घर में गुरु के नक्षत्र में आ गया, तो राहु और गुरु में तो समावेश इतना है नहीं, तो वो राहु को गुरु राहु को इन्फ्लुएंस करेगा। जो नक्षत्र है वो इन्फ्लुएंस करेगा। राहु अगर शनि के नक्षत्र में आ जाएगा तो शनि इन्फ्लुएंस करेगा, अच्छा होगा। राहु शुक्र के नक्षत्र में हो तो शुक्र इन्फ्लुएंस, राहु मरकुरी के तो मरकुरी का, तो एनर्जीज आ जाएंगी। तो राहु के अंदर 3-4 चीजें देखिए। एक तो जिस घर में राहु बैठा हुआ है उस घर का मालिक कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, राहु किसके साथ बैठा हुआ है या कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और राहु किसके नक्षत्र में है, और फिर उनको अपने चार्ट में देखिए। सो ये बहुत ही सूक्ष्म पहले स्तर का है, जिससे आप एक आइडिया मोटा। ज़्यादा देखने के लिए बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। आजकल तो लोग बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं, बट ऐसा है नहीं। थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर देन ओनली यू कैन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
नवमांश का आपने जिक्र किया, D9 जो चार्ट होता है, ये कैसे अगर हम मुझे राहु को देखना है, मान लीजिए एक प्लेसमेंट ले लेते हैं कि राहु लग्न में ही बैठा है, तो नवमांश में उसकी कौन सी प्लेसमेंट ये पूरा दावा पक्का करेगी कि हाँ ये प्लेसमेंट हाँ ठीक है? हाँ, जहाँ नवाब में बैठा है, जिस घर में बैठ गया जाकर, वो उसका एनर्जी भी आती है उसके अंदर, ओके, उस एनर्जी को भी उसकी भी लेके चलता एनर्जी है। आती है। सो देन यू हैव टू कंबाइन सारे एनर्जीज को मिलाकर आप बता सकते हैं। जैसे जिसका आप शुक्र राहु के बारे में आपको बताया, मंगल राहु जो होगा वो बहुत मतलब बढ़िया लीडर तगड़ा होगा। आदमी होगा। इस तरह मंगल राहु शनि के साथ हो, आदमी के लिए अच्छा होता है, लड़की के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये राहु इस तरह उसको आप नवांश में भी देख लीजिए, कहीं वो शनि से वहाँ शनि के घर में तो नहीं बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड तो नहीं है, तो वो एक तरह से आप नक्षत्र ही कोई देख रहे हैं। नवांश को देखकर आपको नक्षत्र का ही आइडिया लग रहा है, क्योंकि नवांश चार्ट तो नक्षत्र के से ही बनती है ना उसके बाद। सर, राहु का रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट रहता है? क्योंकि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम शुक्र सबसे पहले देखते हैं कि भाई शुक्र, चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि मन का कारक है। राहु भी कुछ इम्पैक्ट डालता है राहु रिलेशनशिप बिल्कुल में? इम्पैक्ट डालता है, राहु तो आजकल बहुत इम्पैक्ट डालता है। कैसे? राहु कहता है मैं रूल्स नहीं जानता हूँ। अगर राहु शुक्र के साथ हो, राहु मान लीजिए आदमी मेल है, मंगल राहु के साथ हो, साथ में शनि हो, तो वो अगर किसी भी औरत के साथ जाएगा और मान लीजिए उसका चंद्रमा अच्छा हो या जुपिटर अच्छा हो, तो उसकी ये रहेगा मैं इसको हासिल कैसे करूं। देयर इज नथिंग एज लव देयर। ओह, ओके। सो इट राहु इज नॉन कन्फॉर्म नहीं करता, रूल्स के तहत नहीं चलता है। तो रिलेशनशिप्स में राहु देखा जाए तो अच्छा है। आजकल के तारीख में जैसे लिव इन हो रहे हैं, लिव इन में लोग छोड़ रहे हैं। हमारे पास भी कितनी अच्छे अच्छे घर की लेडीज़ आती हैं, कहती हैं शंकर मैं इनके साथ रहते हैं, उनके साथ लिव इन में, बट जब मैं लिव इन में गई तो पता लगा अच्छा नहीं है, तो मैं छोड़ रही हूँ। दीज थिंग्स हैव हैपेंड ना। तो ये राहु है। अगर जुपिटर स्ट्रांग है, जुपिटर कहेगा, अगर किसी और लड़की का जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, वो लड़की कहेगी नहीं पहले भाई हम चलते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। मैरिज जैसी चीज़ तो कोई एस्ट्रोलॉजी में है ही नहीं, तो पहले तो हम आशीर्वाद लेते हैं बड़े बुजुर्गों का, उसके बाद हम लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रात। अगर राहु स्ट्रांग होगा तो वो कहेगी चलो कहीं 5 स्टार में चलो। ओके सर, आजकल एक रिलेशनशिप की जब हम बात करती हैं, 2 तरीके के लोग हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक तो नार्सिसिस्ट, एक मिसोजिनिस्ट। तो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, ये भी क्या कहीं राहु के एस्पेक्ट में होते बिल्कुल हैं या? बिल्कुल एब्सोल्यूट। कैसे? ज़्यादा। कैसे? क्योंकि अगेन दे आर पीपल हु आर नॉट कन्फॉर्मिस्ट तो है नहीं ना, उनको चतुरता से चला रहे हैं आपको उनका बस। अपना चतुरता चला रहे हैं, अपने रूल्स बना लिए हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन होता है? जैसे आपने राहु मंगल और शनि का बताया, हाँ, ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन क्या होता है नार्सिसिस्ट लोगों को देखने का? इसमें आपको ना सिर्फ इन लोग बड़े चतुर लोग होते हैं, तो इसके साथ बुध जरूर आएगा। तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ जब होता, शुक्र बुध राहु, वो भी मान लीजिए 8वें घर में हो, तीसरे घर में हो, तो ऐसे लोग नार्सिसिज्म की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी नेचर जो थॉट प्रोसेस होता है उस टाइप का होगा। लग्न में भी कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि लग्न तो हम खुद हैं और ऐसे लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको पता भी ना चले उनको। नहीं, ये गलत। लग्न का लोग आप लोग गलत समझते हैं। लोग लग्न इज नथिंग बट योर बॉडी, योर सेल्फ। ओके, नॉट योर नेचर। नॉट योर नेचर, एग्जैक्टली। ओके। लग्न इज योर सेल्फ। आप डिफेंस कॉलोनी में रह रहे हैं कि गोल्फ लिंक्स में रह रहे हैं कि आप मालाबार हिल्स में रह रहे हैं कि आप शकूर बस्ती में रह रहे हैं, ये लग्न है। आपके अंदर के अंदर वाइटालिटी कितनी है जी, आपके अंदर एनर्जी कितनी है जी। ये लग्न है। लग्न ये नहीं बताता है कि आप क्या क्षमता रखते हैं, लग्न ये बताता है कि आपके अंदर वाइटालिटी कितनी है, शक्ति कितनी है। जो प्लैनेट, 3 प्लैनेट जो बताते हैं, जो आपकी पूरी कार्यशैली बताते हैं, वो है सूर्य, चंद्र और बुध। ये 3 प्लैनेट्स जो हैं वो आदमी की पर्सनैलिटी बताते हैं। सूर्य इज योर आत्मा, किंग। चंद्रमा इज योर इमोशंस और बुध इज योर इंटेलेक्ट। तो ये इनके लॉर्डशिप्स और ये किन प्लैनेट्स के साथ हैं, ये आपको बताते हैं आप किस तरह से आप अपना कार्य करेंगे। और जिस तरह आपका नेचर है, जो सोच है, वैसे ही आप काम करते हैं और वैसे ही आप करेंगे।
कुछ लोगों को चतुर हो गए, मान लीजिए रिलेशनशिप में ही देख लीजिए, मान लीजिए किसी का शुक्र, बुध और राहु तीनों तीसरे घर में हैं। जी। तीसरा घर कम्युनिकेशन का कारक है। कम्युनिकेशन का। तो वो निश्चय अपने रिलेशनशिप में अगर गलत काम करेगा तो वो लड़की को समझाएगा कि इसमें कोई गलत नहीं है, हम किसी को कोई खराबी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, अज्यूमिंग ही इज डूइंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो बोलेगा कोई क्या है, तो उसको नहीं पता, इसको नहीं पता, किसको नहीं पता, हम और तुम हैं, हम लोग कर रहे हैं, फॉरगेट इट। वो समझा देगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध और राहु कम्युनिकेट कर देगा उसको, और शुक्र इज दैट पर्सन। और थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एट्थ हाउस, थर्ड हाउस इज एट्थ फ्रॉम एट्थ, तो गुप्त भी है, गुप्त रूप का भी है। तो इस तरह एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। नाउ व्हेन दैट विल हैपन, दैट कैन हैपन, मे नॉट हैपन, बट विद दिस कॉम्बिनेशन इट विल हैपन, सम डे और द अदर इट विल हैपन टू अ पर्सन। राहु और यम के नेक्सस पे आपने किताब में काफ़ी कुछ लिखा है, ये क्या कॉम्बिनेशन है राहु और यम? मतलब ये मैं समझी नहीं जब थोड़ा। तक आपका शनि और राहु दोनों आपके एक पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपकी डेथ नहीं होगी। लोग खाली शनि को देखते हैं डेथ के लिए, जी। नॉट राहु। शनि इज द प्लैनेट जो खाली आपके लॉन्जिविटी बताता है जी। कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। और लॉन्जिविटी भी जो मेरा अपना रिसर्च है, लॉन्जिविटी इज कितने श्वास एक आदमी लेगा। अब वो श्वास कैसे खर्च करती हैं वो आप पर है। तभी हम लोग कहते हैं साधना करो, मेडिटेशन करो, सांस धीरे धीरे लो। पहले जमाने ऋषि लोग ने बनाया हो ना, इसीलिए बनाया था। ये सब करने से आपकी लाइफ बढ़ती है, जी। क्योंकि हमारी सांसें लिखी वो शनि बताता है, बट वो सांसों का अंत कब होगा ना, वो राहु बताता है। और कैसे अंत होगा वो राहु बताता है। केतु का रोल तो रहता ही है खैर। तो इसमें मार्केश, प्रबल मार्केश, ये सब मैटर करता है? हाँ, बिल्कुल मैटर करेगा। तो राहु और शनि बताता है कि कब आपकी सांसें बंद होंगी। क्योंकि अब मेडिकल हो गया है, राहु इज ऑल्सो मेडिकल। जी। इवन फॉर बच्चों के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बच्चे तो आजकल कृत्रिम रूप से पैदा हो जाते हैं, IVF हो गया, जी, जी। ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये किसकी देन है? ये राहु की देन है। ओके। अनऑर्थोडॉक्स चीज ना। अनऑर्थोडॉक्स। पांचवें घर का राहु, पहले आदमी देखता था, कहता बच्चा नहीं होगा। बच्चा नहीं होगा। अब पांचवें घर के राहु में मैं कह देता हूँ होगा, IVF के थ्रू होगा। ओके। अब तुम लोग और भी आगे बढ़ गए हैं, फ्रीज्ड एग्स, नॉन फ्रीज्ड एग्स एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें हो गई आगे। तो ये सब का जो कारक है ये राहु है। लास्ट में सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या राहु में उतनी पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बहुत फेमस बना दे, बहुत बड़ा आदमी बना दे, ये पॉसिबल है? बिना उसके तो बन ही नहीं सकते। बिना राहु के आप प्रधानमंत्री या टाटा, बिरला, एलॉन मस्क, ट्रंप, बिना राहु के तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए हमने आज राहु पे डिस्कशन किया, क्योंकि एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि राहु के बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं सर, राहु की प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जो व्यक्ति को सच में बहुत बड़ा बनाती हैं। इट्स जस्ट दैट कि राहु आपसे क्या करवाना चाहता है, उस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कैसे सही रास्ते पे आप उस राहु को एक्सप्लोर करवाते हैं और उससे काम करवाते हैं। ऐसा बहुत ही अच्छा होगा ऐसा होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।